उस वक्त गोविंद निलानी की फिल्म द्रोहकाल शूट हो रही थी, जिसमें कि जब हम मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने हमें चेहरे से पहचान लिया। तो पतंग में देखा कलुआ सिराज। अच्छा, कल्लू सिराज। हाँ, हम और संजू जी, हाँ, दोनों गए। हम लोग यहाँ से साथ ही गए थे और वहाँ साथ ही पहुंचे। उसके बाद दूसरी की, अरे यार तुम लोगों ने लेट कर दिया, अब 2 बच्चों को तो काम दिया अभी। अच्छा, 2 बच्चों को काम दिया अभी। कौन वो 2 कौन? आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी। अच्छा, उनको वो 2 आप 2 बच्चों से वो 2 बच्चों को याद करो, जिस वक्त हमने पतंग किया था उसी वक्त 92-93 में ही वो जो बैंडिट क्वीन बनी, तो मनोज वाजपेयी सब उसमें सब वो सारे फर्क हम लोगों में सिर्फ इतनी सी थी कि उनका जो डायरेक्टर था शेखर कपूर, उसका ऑफिस मुंबई में था, हमारे जो गौतम दा थे उनका ऑफिस कलकत्ता में। यही फर्क हो गया, इस वजह से हम फंसे। रंगमंच से जुड़े और रंगमंच से कोई कैरेक्टर रोल में नहीं बल्कि हीरो बने और बड़े बड़े नाटक के जो सिनेमा जैसे नाटक यहाँ प्रदर्शित हुए उसके हीरो अभय कुमार रहे। और उसके बाद इन्हें पतंग मिली और पतंग के बाद सीधे मुंबई देखा इन्होंने और मुंबई गए तो कई फिल्मों में सैया सिपहिया और वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हम बात करेंगे जिसमें ये एज ए हीरो काम किया। और ऑफर मुझे मिला जो मैं उसके पीछे पड़ गया, बिरसा द ब्लैक आयरन मैन। बिरसा मुंडा को फिल्म बन रही थी, राजेश मित्तल जी डायरेक्टर थे, उन्होंने मांझी द माउंटेन की तरह फिल्म। हाँ, इसलिए उसके लिए मैंने बाकायदा बहुत अपने आप को शारीरिक रूप से वो अपने आप को बनाया, वैसा बनाया। करीब 6 महीने उसके लिए अपने आप को किरदार में दिखे। हाँ, और वो ही फिल्म मेरे लिए मतलब ऐसा साबित होने वाला था। उस वक्त ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल उस वक्त तुरंत से एक सीरियल मिला था, एक एपिसोड हमने किया था जरा हटके करके, जिसमें वो आज अब जेठालाल जो आज देखते हैं वो थे और महमूद के बेटे थे उसमें, तो वो एपिसोडिक हमने वो किया था। ऐसे छोटे छोटे कुछ करते रहे। तो फिर अचानक से एक मौका लगा ऐसा कि यार भोजपुरी फिल्मों का दौर चल रहा है। हाँ, उस वक्त पिक में था, बिल्कुल पिक में था ये। आपको हमने जो काम किया वो डायरेक्टर थे गौतम घोष, और ये लोग पैरेलल सिनेमा के डायरेक्टर माने जाते थे, बहुत नेचुरल तरीके से काम करने वाले लोग। ये सरकार की घोषणा है यहाँ के कलाकारों को सिनेमा क्षेत्र में रोजगार देने की या बिहार में फिल्म इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की, इसके क्या उम्मीदें हैं अब आपको? देखिए, इसको अगर मैं जोड़ूंगा, चीज अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर खड़ा हो जाएगा, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा रियल जो कलाकार है उनको कितना होगा, ये संशय वाली बात है। अब इसके उदाहरण आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अभय कुमार। नमस्कार। फिल्म एक्टर अभय कुमार, इन्होंने गया की धरती से जो कला की शुरुआत की, जो रंगमंच से अपना आगाज किया और यहाँ रुके नहीं बल्कि रंगमंच से सिनेमा, नेशनल अवार्डेड फिल्म पतंग जिसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट से शबाना आजमी, ओम पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे लोग के साथ काम किया इन्होंने। और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ सिनेमा का, वो बहुत दूर तक पहुंचा सफ़र। हम इन तमाम चीज़ों को लेकर अभय कुमार से बात करेंगे। अभय भाई, आपका स्वागत है विजन आजकल में। बहुत अच्छा लग रहा है आज मिलके। कभी हम लोग 30-32 साल पहले एक साथ शुरुआत किया था, लंबी यादें हैं पतंग में। ये कैसे शुरू हुआ, ये कला का आगाज, रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई? ये देखिए, शुरुआत मैं एक्चुअली नागपुर में पढ़ रहा था, नागपुर में डिप्लोमा कर रहा था, लेकिन अचानक वो कहते हैं ना कि अंदर कीटाणु थे, तो गाना वाना गाता था पहले में। तो एक धर्मेंद्र वर्मा धामा जानते होंगे आप, बिल्कुल। तो वो उस वक्त थोड़ा एक्टिव थे अपना कुछ कार्यक्रम वगैरह में। तो मैं आया हुआ था, तो उसने कहा कि तो मेरे साथ चल। तब मेरे पास एक कैसियो वो होता था बजाने वाला, क्योंकि सिंगिंग उस वक्त तो पप्पू। अच्छा, पहले सिंगिंग का शौक था? हाँ, एक्टिंग से पहले। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप सिंगिंग कर लेते हैं, डांस वांस। पप्पू भाई जो उन लोगों का एक ये साहित्य सम्मेलन में, पप्पू तरुण जी, तो वो इप्टा से जुड़े हुए लोग, तो वो लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह करते थे, तो वो लोग उसमें म्यूजिकली भी पेश करते थे। तो इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गया। फिर उन लोगों ने देखा कि देखने में अच्छा लगता है ये, तो थोड़ा सा यार तो एक्टिंग कर ले। तो वो
इप्टा का वो उनका एक नाटक था जनता पागल हो गई है, तो उसके करीब नुक्कड़ नाटक शुरू हुए। तो वो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एक आध और नाटक किया, भारत दुर्दशा बड़ा साहित्यिक नाटक था, तो उसमें भी अल्फाजों के खेल में फंसा, क्योंकि हम लोग यहाँ की भाषा जानते हैं बिल्कुल, किस तरीके से हाँ, बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भले लोगों को ना लगे कि हम लोग किस तरह की भाषा को बोलने वाले लोग हैं। हाँ सही, लेकिन उस जमाने में जो तो तलफ्फुज़ में फंसे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो हो गया। तो उसके बाद फिर अचानक एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि हम लोगों को लगा यार ये सब करने से कुछ होगा नहीं, कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। तो उस दरमियान एक नीलमणि सहाय थे, वो चलाते थे अपने चित्रांश क्रिकेट क्लब चलता था उनका। तो लोगों ने कहा कि उनसे, मेरे भाई बड़े भाई खेलते थे क्रिकेट, दिनेश नंदन सहाय जी, वो बाद में चैप्टर 2 है। अच्छा, चैप्टर 2 है। कैसे कैसे कहाँ तक आप पहुंचे, वो तो मतलब इम्पोर्टेंट कड़ी है जो आपको कला क्षेत्र में लाने वाले और पहुंचाने वाले। लाने वाले तो पप्पू भाई है, हाँ, लेकिन जो आगे ले जाने वाले। तो वहां पहुंचने के लिए वो नीलमणि सहाय के थ्रू फिर हम लोग पहुंचे। उसी दरमियान मालूम हुआ कि नीलमणि सहाय के यहाँ पहुंचे, मैंने बहुत मेहनत की नीलमणि सहाय के पास पहुंचने के लिए। फिर संजू जी को लेके आया, आशुतोष सिन्हा, हाँ जी, वो दिल्ली में कार्यरत थे, यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चले गए, तो वो पहले थिएटर वेटर करते थे। तो वो लेके आए, फिर हम लोगों ने मिलकर संस्था बनाई चित्रांश कला मंदिर। फिर उन्होंने ये अपना नीलमणि सहाय ने हम लोगों को बोले कि मेरे पप्पू जी की अलग संस्था थी। हाँ, आपने चित्रांश कला मंदिर अपना अलग बनाया। पप्पू भाई के वो तो नुक्कड़, हाँ, एक अलग था, हाँ बिल्कुल, इप्टा था उनका। तो हम थोड़ा कमर्शियली में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सोच हमारी मुंबई थी ना, शुरू से सोच मुंबई थी, ये नहीं था कि यहीं अटक के रहना। और तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर पहुंचे उनके यहाँ, दिनेश नंदन साहब जी के यहाँ, जिन्हें हमें कार से हम लोग दिनेश भैया। तो वो उन्होंने बड़ी परीक्षा ली, परीक्षा पेशेंस की ली, कि भाई अगर तुम लोग तुम्हारी सोच है कि मुंबई जाना है, ये जाना है, तो उन जगहों पे तो मतलब भीड़ है और एक से टैलेंट है वहाँ, तो कितना वहाँ रुक पाओगे, कैसे कैसे रह पाओगे। तो उसके लिए वो टाइमिंग की परीक्षा लेते थे। ये वो कि बुला लिया, फिर चले गए, कि 1 मिनट लेट हुआ तो निकल गए, वो तुम लोग तो आए नहीं। ऐसे कर करके फिर उनको हमने एक तरह से डिसिप्लिन सिखाते। हाँ, तो ट्रायल में वही जनता पागल हुई नाटक हमने दिखाया। अच्छा, तो उनके घर के दरवाजे के नीचे ही तो नुक्कड़, तो कैसे ये पहला नाटक वो किया, वो दिखाया उनको हमने करके। तो उनको लगा कि पोटेंशियल है। तब फिर वहां से शुरू हुई, वही फिर शुरुआत हुई कि वो बाप रे बाप नाटक की शुरुआत हुई। और वो फिर तो इसका मतलब वो जनता पागल हो गई पहला नाटक रहा आपका। हाँ, तो ये मतलब कहिए कि अगर कड़ी दर कड़ी चले, तो शुरुआत एक कला में आप पागल हो गए। हाँ, उसके बाद एक बाप रे बाप हो गया। जीवन में ऐसा हो गया कि कर करके पागल हो गए, बाप रे बाप। तो वो बाप रे बाप एक कड़ी पहुंची कि वहां से एक मतलब उसके ही ये अपने शहर में एक बड़ा रिकॉग्निशन मिला। हाँ, उससे, हाँ, क्योंकि वो ईश्वरी दास शायद डायरेक्टर थे वो थे। और बाप रे बाप ये था कि एक ही 3 कैरेक्टर थे, मतलब मिलते जुलते। हम लोगों ने उस जमाने में यहाँ मतलब शक्लें वैसी ढूंढी थी 3 एक ही तरह के। तो वो उसमें एक मेरा डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, जरा पतला कीजिएगा, कि जो मतलब तकिया कलाम। हाँ, तकिया कलाम। तो भारी भरकम अगर हर बात पे जरा पतला कीजिएगा, कुछ भारी भरकम अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो होता ना कि जरा पतला कीजिएगा। अच्छा, तो वो बड़ा फेमस हुआ था कि मैं जिस तरफ से निकलता था तो होता था कि जरा पतला कीजिएगा। अच्छा, और वही मेरी एक कहिए कि वो स्कूल बना मेरे लिए भाषा का। बात हो गई। उसमें मेहनत मुझे इसके लिए करनी पड़ी थी क्योंकि उर्दू अल्फाज थे, तो वहां मेरी तलफ्फुज़ की। अच्छा, उसके बाद ही पतंग मिला आपको या या उसकी कड़ी है इसलिए वहीं से तो जुड़े संजय सहाय। हाँ, उसी दरमियान देखिए सहायों की कंपनी जुड़ी ना, नीलमणि सहाय, दिनेश नंदन सहाय, संजय सहाय। तो ये सिलसिला वहां तक पहुंचा और फिल्म बनी पतंग। नहीं, जब पतंग मिली तो आपको पता चला कि भाई उसमें ओम पुरी है, शबाना आजमी है, गौतम घोष जैसे बड़े डायरेक्टर ने, जो सत्यजीत रे के असिस्टेंट रहे या बड़े डायरेक्टरों में उनका शुमार होता है। मतलब आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। सिर्फ ये बात आपने छेड़ी थी, कैसा लगा होगा, तो सोच के ही आज भी मन गनगना उठता है कि उस वक्त सच्चाई ये है कि उस वक्त हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि ये क्या होता है। बस ये ललक थी कि भाई बच्चे को जैसे किसी अच्छी चीज की ललक होती है कि वो लेना, लेकिन उसका क्या स्वाद है, उसकी क्या अहमियत है, ये पता नहीं होता।
तो वो ललक थी कि यार फिल्म लाइन जाना है, ये था, ये एक था। डर आया जितना मन में। डर मन में नहीं था ना, हाँ। उतना डराया गया था हम लोग। अच्छा। पता है ना कि अब आप जैसे हम लोग शूट कर रहे हैं, तो आपको अगर आपके इक्विपमेंट्स के अपनी बारे जानकारी है आप दोनों को, तो आप देखिए ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा, यहाँ से लाइट आएगा, वो आएगा, आंखें ना चौंधिया जाए, ये ना हो जाए। तो जितना मुझे होने वाला नहीं है, मुझे कॉन्शियस कर दिया जाता है। तो वो कॉन्शियस बहुत किया गया था कि भाई वो पूरी उससे प्रेशराइज हो जाते थे। लेकिन मैंने जो वो पहली बात कही कि ललक थी, हमें जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये शत्रुघ्न सिन्हा है, लेकिन इनके साथ कैसे वहाँ बिहेव होता है और कैसे क्या किया वो तो हमको पता नहीं। हाँ, जाहिर है वो दुनिया में तो गए नहीं, वो तो दुनिया में गए नहीं, या तो रंगमंच से आए हमारे और तो एक्टिंग, और नहीं वो थोड़ा सा सिनेमा जो टेक्निकली सीखना होता है उसमें तो जरूर यहाँ के लोकल लोग कमजोर पड़ते थे। उनको पता नहीं है मास्टर शॉट क्या है, क्लोजअप शॉट क्या है, जानकारी नहीं। एक्टिंग में ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि लोकल में मतलब क्लोजअप में हमको कैसी एक्टिंग करनी है, मास्टर में कैसी एक्टिंग करनी है। ये तो हमने जो काम किया वो डायरेक्टर थे गौतम घोष, और ये लोग पैरेलल सिनेमा के डायरेक्टर माने जाते थे, बहुत नेचुरल तरीके से काम करने वाले लोग। तो शायद इसलिए हम लोग उन चीजों में नहीं फंसे, क्योंकि उन लोगों को तो एकदम रॉ नेचुरल चाहिए। बिल्कुल बताते भी थे कि हमको कहीं से एक्टिंग मत करना, देखो ही मत कि कैमरा किधर है। हाँ, एक्टिंग करने का नहीं है, बस जो है वो करना। तो कैमरा कहाँ है, छोड़ दो, तुम अपना काम करो। वो फायदा हो गया। टेक्निकली चीजों में हम लोग फंसे नहीं। संजय भैया दूर से खाली मुस्कुराते थे, नहीं अच्छा उनका क्या रहता था? संजय भैया की देखिए, मैं मतलब दिल से शुक्रगुजार इस बात के लिए उन दोनों हस्बैंड वाइफ का, दुर्गा भाभी और उनका, क्योंकि हमारा क्या हुआ था कि जब शुरुआत हुई पतंग की, तो पहले तो था कि हमको रोल मिलने वाला है, लेकिन अचानक गौतम दा ने वहां से कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम वहीं से लाएंगे कलाकार। कैंसिल हो गए सारे कैरेक्टर जो संजू जी कर रहे थे, जो हम धामा जी कर रहे थे, सब लोग हटा दिए गए। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि पूरे शहर में तो हंगामा हो गया, हम लोग रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, तो हम लोग तो आत्मदाह कर लेंगे। तब दिनेश नंदन साहिब जी ने जाके अल्टीमेटम दे दिया कि भाई शूटिंग तो मुश्किल हो जाएगी, लड़का ना आत्मदाह कर लेगा तो गया में तो हंगामा हो जाएगा। बिल्कुल। और लोग जिद्दी है, बहुत जिद्दी, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो संजय भैया बोले, तो फिर हमने दुर्गा भाभी को बहुत ये किया, हो गया। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, मत लीजिए, नहीं लीजिएगा, हम लोग उसके लिए रेडी हैं, लेकिन हमारी परीक्षा तो लीजिए। बिल्कुल। हमारी भाई हम क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, तो देखिए कि कम से कम इस बात का हमें मतलब अफसोस ना हो कि हमने हमको मिला ही नहीं। हाँ, ये रहे कि हम कर नहीं पाए। हाँ, तो हमको वो मौका दिया। हाँ बिल्कुल। तब ये तय हुआ, हम गिल्टी फील कर हमने किया नहीं। तब ये तय हुआ कि ठीक है। तब जो है रात भर दिनेश भैया, संजय भैया, दुर्गा भाभी, हम लोगों के पीछे मेहनत एक चीज उनको तो बहुत खुशी होती थी। मैं देखता था दूर से खड़े होके, जब यहाँ जिस दिन लोकल लोग को रोल करते रहते थे, उनको तो मतलब बहुत एक मुस्कुराते थे अपने परिवार के बच्चों की तरह। उसमें बीड़ी पीने का था, बीड़ी पीने के लिए सिखाते थे, कैसे ये एक एक चीज बारीकियों को समझा उन्होंने, सिखा अपने घर पे। ऐसे ही कैमरा वगैरह, वीडियो कैमरा था, वो देखिए। तो मतलब जितना भी उनका धन्यवाद कर सकूं कम। हम अपने दर्शकों को बता दें, अभय जी से हम जो बात कर रहे हैं, गया के रंगमंच के इतिहास में जैसे बड़े बड़े चेहरे, बड़े नाम थे, एस विश्वदेव जी थे, ब्रजकिशोर जी थे, बद्री विशाल जी थे, ऐसे नाम, ऐसे लोग, ईश्वरी बाबू थे, ऐसे लोगों ने जो रंगमंच को यहाँ शक्ति दी। और उन लोगों की कोशिश और मेहनत थी कि ये युवा, ऐसे युवा निकले और रंगमंच से जुड़े, और रंगमंच से कोई कैरेक्टर रोल में नहीं बल्कि हीरो बने, और बड़े बड़े नाटक के, जो सिनेमा जैसे नाटक यहाँ प्रदर्शित हुए, उसके हीरो अभय कुमार रहे। और उसके बाद इन्हें पतंग मिली, और पतंग के बाद मुंबई, सीधे मुंबई देखा इन्होंने, और मुंबई गए तो कई फिल्मों में, सैया सिपहिया और वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हम बात करेंगे जिसमें ये एज ए हीरो काम किया और बहुत शोहरत हासिल की। और गया के अगर सिनेमा के क्षेत्र में कुछ नाम, बड़े नाम हैं, उनमें से एक नाम अभय कुमार का भी है। हम आगे और अपनी बात को शुरू करते हैं। अभय जी, ये बताइए कि जब गया रंगमंच से निकले, पतंग मिल गई, सिनेमा पर्दे पर भी अपने आप को देख लिया, बड़े पर्दे पर, तो क्या मतलब मुंबई जो गए, मुंबई का सफर किस तरह रहा? क्या वहां पर जाते के साथ ऐसा लगा था कि पतंग करके जाएंगे और इतने बड़े स्टार्स के साथ जो तस्वीरें हैं लेके जाएंगे, बस फिल्में मिलने लगा? ऐसा ही था। और कुछ पल गुजरे भी वैसे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपना देखा और सपना टूटा तो फिर पता चला कहाँ है।
जब हम क्योंकि लोग डराते भी थे कि मुंबई हाँ, तो जाते हर लोग हैं, वो लेकिन जितना जाते हैं उससे हाँ, ज्यादा और वापस। एक बड़ा फेमस डायलॉग सुनने को हमेशा मिला था कि मुंबई जा रहे हो तो मुंबई एक कुएं की तरह होता है कि आप जब उसमें गिरोगे तो वो वापस नहीं 3 बार आपको बाहर फेंकेगा। तो अगर आपने वापस उसमें जम गए तो तीसरी बार जो फेंकेगा ना और फिर भी रह गए तो वो अपनी बाहों में मतलब कुआं आपको 3 बार फेंकता है, तीसरी बार आप उसमें डूब जाते हैं। तो वैसे ही मुंबई की वो लोग बताते थे कि ऐसा है मुंबई नगरी जो है फिल्म नहीं। आप वहां पे गए तो जब हम गए तो सबसे पहले जब हमारी मुलाकात, चूंकि हम वहां पहुंचे तो गौतम दा भी आए हुए थे मुंबई किसी काम से, तो वो जहाँ ठहरे हुए थे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे दिया हमें कि वो फोटोशूट ये सब वो कराने, जैसे पहले ही मैंने कहा था कि वो पैरेलल सिनेमा वाले लोग वो लोग ये हाई फाई उन चीजों से कोई मतलब नहीं, तो बोले वो इस पैसा खर्चा मत करना, वो सब में पैसा खर्चा करेगा बेकार परेशान हो जाएगा, तो ये सब मत करना। तो हमारे लिए तो एक गॉडफादर की तरह भाई ये बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, जिसको जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जिनको प्रणाम कर रहा, सलाम कर रहा, ओमपुरी ये कर रहे हैं, शमान आदमी, तो वो अगर कह रहे हैं तो कह रहे हैं तो ठीक है भाई, लेकिन उनका अपना नजरिया वो तो नजरिया उनका अपना था। तो फिर उन्होंने हमको भेजा 2 जगह, एक भेजा गोविंद निहलानी के पास। उस वक्त गोविंद निहलानी की फिल्म द्रोहकाल शूट हो रही थी, जिसमें कि जब हम मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने हमें चेहरे से पहचान लिया। पतंग में देखा कलुआ सिराज। अच्छा, कलुआ सिराज। हाँ, हम और संजू जी, हाँ, दोनों गए भी। हम लोग यहाँ से साथ ही गए थे और वहाँ साथ ही पहुंचे। तो उन्होंने कहा अच्छा कलू सिराज, तो जो उनके मुंह से जो वो अल्फाज निकले ना सीधा ऐसे समा गया। क्यों? पहला वो कि कलुआ सिराज, मतलब हम लोग को पहचान गए। उसके बाद दूसरी की अरे यार तुम लोगों ने लेट कर दिया, अब 2 बच्चों को तो काम दिया अभी। अच्छा, 2 बच्चों को काम दिया अभी। कौन वो 2 कौन? आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी। अच्छा, उनको वो 2 आप 2 बच्चों से वो 2 बच्चों को मिलाया। याद करो जिस वक्त हमने पतंग किया था उसी वक्त 92-93 में ही वो जो बैंडिट क्वीन बनी, तो मनोज वाजपेयी सब उसमें सब वो सारे फर्क हम लोगों में सिर्फ इतनी सी थी कि उनका जो डायरेक्टर था शेखर कपूर, उसका ऑफिस मुंबई में था, हमारे जो गौतम दा थे उनका ऑफिस कोलकाता में। यही फर्क हो गया, इस वजह से हम फंसे। तो फिर वो वहां बात जमी नहीं, बोले लेट हो गए। फिर दूसरा हम गए, नवेंदु घोष थे जिनके बेटे शुभंकर घोष, तो वो शुभंकर घोष उस समय एनएफडीसी वगैरह की फिल्मों में करते थे और उस समय कोई सीरियल वगैरह कर रहे थे, तो उनसे मुलाकात हुई उन्होंने। तब उन्होंने मुझे हम लोगों को बोला कि तुम लोग असिस्टेंट बन जाओ हमारा, तुमको असिस्ट करो, फिर देखना धीरे धीरे क्या होगा, 2 पैसे भी मिलेंगे ये। तो हमने सर लोग कुछ टेक्नीशियन बनते हैं, एक्टर कई बन गए रहते हैं शुरू में, टेक्नीशियन बन गए थे, एक्टर बन गए, टेक्निकल नॉलेज भी, हाँ बिल्कुल नॉलेज के बारे में। और खुद आमिर खान जब फिल्मों में आने से 4 साल पहले असिस्टेंट डायरेक्टर में रहे, ऋतिक रोशन, कई लोग उसकी बारीकियां सीखते हैं और दूसरा लोगों से एक पहचान भी बन जाती है, आपके सर्वाइवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है। तो उन्होंने ये ऑफर दिया। हाँ, फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई वहाँ पे? कौन सी फिल्में मिली पहले मिली मुझे सबसे पहले एक, मतलब हिंदी में ट्राई किया तो नहीं मिला, तब एक अचानक से 8 फिल्मों का फिर इरादा छोड़ दिया। नहीं, 8 फिल्म तो जहाँ गए वहां तो हो ही चुका था, तो वो तो मिस हो गया। तो फिर उस वक्त तुरंत से एक सीरियल मिला था, एक एपिसोड हमने किया था जरा हटके करके, जिसमें वो आज अब जेठालाल जो आज देखते हैं वो थे और महमूद के बेटे थे उसमें, तो वो एपिसोडिक हमने वो किया था। ऐसे छोटे छोटे कुछ करते रहे। तो फिर अचानक से एक मौका लगा ऐसा कि यार भोजपुरी फिल्मों का दौर चल रहा है। उस वक्त पीक में था, बिल्कुल पीक में था। ये आपको मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सारे लोग आ रहे थे। तो वो उस वक्त पहली भोजपुरी कौन मिली? सैया सिपहिया। अच्छा, एज ए मतलब लीड रोल? हाँ, 2 हीरो थे। नहीं मतलब आप गए कि कैरेक्टर नहीं करेंगे, हीरो करेंगे, ये एग्जैक्टली उसमें था। उसमें था क्योंकि उस वक्त 2 फिल्मों लग रहा था कि हम इतनी बड़ी फिल्म करके आए हैं, 2 फिल्मों का ऑफर हुआ, भी अगर कैरेक्टर रोल करें तो ये मैंने किया क्योंकि इसमें 2 हीरो थे, पहला हीरो से, तो ये मैंने किया। एक और दूसरी फिल्म थी, उसमें दोस्त का था, मैंने कहा वो मैं नहीं करूंगा। तो उस वक्त दिमाग 7वें आसमान पे था, तो वो फिल्म की, उसके लिए मुझे बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी मिला भोजपुरी में। लेकिन उसके बाद भोजपुरी का सिलसिला थोड़ा और आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया। एक और किया लंदन वाली से नहीं लगोली, उसमें ये चूंकि मेरा अच्छा दोस्त बन गया था वो, ये
अपना अभी कृष्ण अभिषेक, अच्छा, गोविंदा के भांजा, हाँ लाफ्टर वाले, हाँ हाँ। वो उसमें था, कर रहा था, और वो एक दोस्त का कैरेक्टर था। तो वो बोला, चूंकि वो ही डायरेक्टर थे जो मेरे सैया सिपहिया वाले थे, तो उन्होंने कहा, तो उसको उन्होंने बोला कि तू बोलना इसको, करेगा, अरे यार अच्छा हो कितनी जाएगा। फिल्में मिली कुल मुंबई में जब जितने दिन आप उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैंने एक फिल्म का ऑफर मुझे मिला, जो मैं उसके पीछे पड़ गया, द बिरसा द ब्लैक आयरन मैन। बिरसा मुंडा के ऊपर फिल्म बन रही थी, राजेश मित्तल जी डायरेक्टर थे, उन्होंने मांझी द माउंटेन की तरह फिल्म। हाँ, हाँ, इसलिए उसके लिए मैंने बाकायदा बहुत अपने आप को शारीरिक रूप से वो अपने आप को बनाया, वैसा बनाया, करीब 6 महीने उसके लिए अपने आप को किरदार में दिखे। हाँ, और वो ही फिल्म मेरे लिए मतलब ऐसा साबित होने वाला था उस वक्त, ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल ऐसा नवाजुद्दीन बनूंगा। हाँ लेकिन कहते हैं ना कि बिल्कुल जो मर्जी हो, हाँ, आप कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक वो पत्ता नहीं हिलाएंगे कुछ होगा नहीं। तो उसके लिए एक लाइन है हमारे एक प्ले की, कालचक्र की, जन्म निश्चित मृत्यु निश्चित, मृत्यु पे जन्म निश्चित, चाहने से कुछ टलता नहीं, शोक करना व्यर्थ है। तो आपकी कोशिश अपनी जगह है, कोशिश तो करना ही है, जैसे मांझी ने बोला, शायद हमारी किस्मत में ही कोशिश लिखा हो, तो वो तो करना ही था। तो वो कितनी फिल्में मिली वहां पर कुल? कुल मतलब मैंने लगता है 6 फिल्में की। 6 फिल्में की। तो आप कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे काम करना नहीं चाहता था? जब चाहते थे तो हीरो। मतलब बाद में थोड़ा सा चेंज हुआ एटीट्यूड। जो मैंने एक फिल्म, हिंदी फिल्म की थी, लेकिन वो अनरिलीज रह गई, रिलीज नहीं हो पाई है। तो ज्यादातर उसमें नए लड़के थे, और वो तो उसमें मैंने लेकिन एक बहुत तगड़ा कैरेक्टर था, जैसे सपोज कि कैसे वो आपके मकरंद देशपांडे वगैरह, उस तरह का कैरेक्टर था। अच्छा किया उसके थ्रू, मुझे मतलब मैंने समय ऐसे ऐसे देखे, लगा कि अब हो गया मेरा। तो वो एक चैप्टर मेरा साउथ का खुल रहा था। मैंने फिल्म डन भी हो गया, मेरे पासपोर्ट भी ले लिए उन लोगों ने कि शूट होगा वहां पे, क्योंकि उस फिल्म का कैरेक्टर देख के। क्योंकि मेरे लिए सबसे मतलब एक अच्छी चीज हुई थी जब वो, जो मैंने बोला कि अनरिलीज्ड फिल्म जो है उसको, उसका ट्रायल था। और चूंकि मैं मुंबई में जब यात्री थिएटर से जुड़ गया था, यात्री थिएटर से जुड़ा तो वहाँ ये रेखा सहाय उसकी ओम कटारे थे और रेखा सहाय जी थे। तो बाद में ओम कटारे से हटके हमने एक हम यात्री करके बना दिया था ग्रुप, जिसकी रेखा सहाय मेन थी और मैं फिर सारा कुछ देखता था। तो वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उन्होंने, और उनकी पहचान बड़े बड़े सब लोग आए थे, रमेश सिप्पी आए थे। उन्होंने फिल्म देखी और फिल्म देख के बोले, वो लड़का कहाँ है जो इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, वो कहाँ? तो बोले, वो जो घूम रहा आपकी सेवा में, चूंकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है वो, वही तो। अच्छा, वो ये लड़का है, स्क्रीन पे कुछ अलग दिखता है ये वो। तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और शाबाशी दी और बोले बहुत अच्छा। 2 दिन तक मैंने वो हाथ धोया नहीं था, क्योंकि भाई लीजेंड मतलब। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, अभय कुमार जो कि फिल्म एक्टर हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। अभय कुमार का जो सफर रहा है गया की धरती से, यहाँ के रंगमंच से ये निकले। एक समय था जब यहाँ पे पतंग फिल्मों में, जब पतंग फिल्म में इन्होंने काम किया था कई बड़े स्टार के साथ, तो उस वक्त, उसके बाद ये गया में एक बड़े आर्टिस्ट के तौर पे इनकी पहचान बनी थी। और उस वक्त यहाँ पे नाटक हुआ था जांच पड़ताल, जिसको कि लेखक, मशहूर लेखक संजय सहाय जी ने लिखा था, और उसको डायरेक्ट किया था ब्रिज किशोर जी ने, मशहूर फिल्म अभिनेता जिन्होंने दर्जनों फिल्मों में बड़े बड़े किरदार निभाए थे, भोजपुरी फिल्मों में, और वो उसका निर्देशन कर रहे थे और उसमें इन्होंने नायक की भूमिका निभाई थी। तो एक बड़ा बैकग्राउंड लेकर, एक बड़ी उम्मीदों को लेकर, पतंग जैसी फिल्मों में एक बड़ा किरदार, उसके बाद ऐसे नाटक, जांच पड़ताल जैसे नाटक का हीरो, और ये सब कुछ लेकर ये मुंबई गए कि वहां जाएंगे तो हीरो, नायक बनेंगे। 8 फिल्मों में अगर कोई किरदार मिलता तो वो बहुत ज्यादा उसमें इनको मिलता दिखा नहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ फिल्में इन्होंने वहां पे की, 3, 4, 5, 6 फिल्में की, तो इन्होंने बड़े किरदार किए या कहीं नायक की भूमिका एज ए हीरो काम किया। और लेकिन जिस तरह से मुंबई में जमना चाहिए था या जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिले। हम जानेंगे ये तमाम बातें मुंबई रिटर्न गया की। अभय जी, ये मुंबई से जो गया रिटर्न हुआ आपका,
क्या कारण रहा है इस गया आ गए? तो कई बार अब चूंकि मैं न्यूज़ में अपने जो लोग हैं तो मुझे लगता है कि जो इस क्षेत्र के टैलेंट हैं उनको मैं दिखाऊं या लाऊं, और अपने आपके साथ मैंने पतंग में काम किया था तो उस जमाने में उससे ताल्लुक आपसे रहे, और हमको अचानक देखा कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट अब रील में दिख रहा है तो क्या हो गया इस इंडस्ट्री को, और इतने रंगमंच की दुनिया से इतना कुछ करने के बाद रील पे आ जाना, जो बड़े पर्दे पे दिखता था, तो क्या क्या हुआ, क्यों यहाँ पे क्यों आना पड़ा? एक वर्ड में अगर कहें तो मजबूरियां, दूसरे वर्ड में कहें तो जिम्मेदारियां, और तीसरे वर्ड में कहें तो एक ऐसा माहौल बन गया आफ्टर कोरोना का जो दौर गुजरा, उसमें कुछ करने को रह नहीं गया था, खास करके वैसे लोगों के लिए जो या तो नए थे फिल्म इंडस्ट्री में या कुछ तो डिजिटल में स्कोप लग रहा है आपको, तो वहां से इसलिए हटना पड़ा, धीरे से गांव की तरफ रुख करना पड़ा, वो सिचुएशनल हुआ। और यहाँ आने के बाद समझ में आया कि यार अब वो कहते हैं, एक कहावत है ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना तो छोड़ेगा नहीं। तो अब हम जिस क्षेत्र से जुड़े हैं तो बेचैनी होती है, लेकिन करें कैसे? तो ना रंगमंच है, हाँ, ना सिनेमा, ना रंगमंच है ना सिनेमा है। तो लगा कि भाई सिनेमा को छोड़ के अपने माँ के पास आए, तो अपने माँ के पास आए तो अब तो यहाँ ही कुछ करना होगा। तो चलो, तो यहाँ से तब ये आज के दौर में सच ये है कि जो जिस तरह के भी कलाकार हो उनके लिए भरपूर स्कोप है, चाहे वो फेसबुक मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। दूसरी बात करते हैं, सरकार का कहना है, बिहार गवर्नमेंट का, कि सिनेमा के क्षेत्र को हम विकसित करना चाहते हैं, बिहार की फिल्म इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ के कलाकारों को, टेक्नीशियन को रोजगार देना चाहते हैं। बिहार में कई ऐसे फिल्म सिटीज बनाए जाए, जैसे जिसमें राजगीर है, गया है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोकेशन के लिए ऐसे पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। इस उद्देश्य से आपको क्या लगता है, ये सरकार की घोषणा है यहाँ के कलाकारों को सिनेमा क्षेत्र में रोजगार देने की या बिहार में फिल्म इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की, इस पे क्या उम्मीद है अब आपको? देखिए, इसको अगर मैं जोड़ूंगा, चीज अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर खड़ा हो जाएगा, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा रियल जो कलाकार हैं उनको कितना होगा, ये संशय वाली बात है। अब इसके उदाहरणार्थ अगर आप देखें, चाहे यूपी चले जाएं, चाहे मुंबई जाएं, जहां भी जाए जहां ये सब्सिडी मिलता है, झारखंड चले जाए, ये होता क्या है ना कि ये जो सिस्टम हमेशा उन लोगों को ढूंढती है जो जाने माने चेहरे होते हैं। तो उन जाने माने चेहरों को लेने की वजह से ये जो उभरते कलाकार या जो सो कॉल्ड अपने आप को समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, उनके ज्ञान का कोई मोल होता नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि उससे उन लोगों को कोई फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा। एज ए एक्टर, आप रंगकर्मी के तौर पे आपने शोहरत हासिल की, आप सिनेमा में गए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को देखा, भोजपुरी इंडस्ट्री को देखा। अब बिहार में जब सिनेमा का उद्योग स्थापित होगा तो किन के दम पे होगा? उन्हीं कलाकारों के दम पे, उन्हीं प्रतिभाओं के दम पे। तो आपकी तो कोई राय होगी ना कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? अब देखिए, ये तो सबसे पहले उसमें ये कहा तो जाता है कि 80% लेना है वहां से लोगों को। तो अब लेना है लोगों को तो 80% में वही छोटे छोटे किरदार आएंगे ना, छोटे किरदार आएंगे। बड़े तो बाहर से ही आएंगे, तो वो छोटे बड़े बनेंगे कैसे? अच्छा, रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा। क्या आर्टिस्टों को पेमेंट मिलेगा? वो जो कम करेंगे उनको मिलेगा। टेक्नीशियन, ये सारा अभी भी तो सारा डबिंग का काम, पोस्ट प्रोडक्शन का काम सब मुंबई में हो रहा है। अभी भी टेक्नीशियन भी तो वहीं से आते हैं। कौन सी फिल्म यहाँ शूट होती है जिसके अब वो अगर वो क्राइटेरिया डालेंगे, तो क्राइटेरिया अगर उन्होंने डाला, कहाँ से मिलेगा? ये तभी मिल सकता है जब वो गवर्नमेंट इसमें वो उस पॉइंट को डालेगी कि ये जो भी चीजें इक्विपमेंट्स होंगे वो आपको यहीं से लेना पड़ेगा। टेक्नीशियन, हाँ, टेक्नीशियन है, इक्विपमेंट है, आर्टिस्ट है सब। बट वो भी प्रॉब्लम ये है कि अब आज जो लोग शूट करते हैं वो नई बड़ी इक्विपमेंट्स और मतलब नए जो इक्विपमेंट्स निकल रहे हैं उन पे काम करते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं, अब उनको वो जानकारी ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? फिर वही तो घूम फिर के तो वही हो जाएगा। तो बात वही, पहले भी शूटिंग यहाँ होती थी, अब भी होगी, बाकी सब कुछ बस सरकार को पैसा अच्छा मिलेगा।
हम अपने दर्शकों को बता दें, मेरी बातचीत चल रही है एक्टर अभय कुमार जी से। इन्होंने जो अपने सफर की शुरुआत की वो गया के रंगमंच से शुरू किया। फिल्म पतंग मिली, बहुत बड़ी फिल्म थी। उसके बाद मुंबई गए कि शायद बड़े एक्टर बन जाएंगे, कोशिश भी की, कुछ फिल्मों में हीरो भी बने, कुछ किरदार भी निभाया, वहां भी रंगमंच से जुड़े। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद फिर से गया आ गए। शायद ये वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने में असमर्थ रहे, हालात जो भी रहे। अब बिहार में जब फिल्म उद्योग की स्थापना हो रही है, यहाँ के कलाकारों को, टेक्नीशियनों को रोजगार देने की बात की जा रही है, अब फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। अब ये क्या हो पाएगा? अभय जी का कहना है कि इसमें तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं दिखती हैं, लेकिन शायद अगर कुछ अच्छा हो जाए। हम बातचीत कर रहे थे। अभय जी, आखिरी सवाल आपसे कि अपने जो आपके चाहने वाले, जो आपको रंगमंच से कभी देखते थे, जो कभी सिनेमा में आपको देखा है और आपसे कुछ उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाए रखते थे, अब उनको क्या कहेंगे आप? ये मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। अब तो मैं अपने तरफ से तो यही कहूंगा कि मैंने तो वो जर्नी अभी रोकी नहीं है। कलाकार कभी बुरा नहीं होता। हाँ, बड़े से थोड़ा, छोटा से थोड़ा इतने पे आ गए हैं, क्योंकि आज दुनिया इसी में सिमट गई है। देख रहे हैं लोग। हाँ, दुनिया मेरी जेब में एक फिल्म आई थी और लोग कहते थे दुनिया, कहावत है दुनिया मेरी जेब में, लेकिन आजकल एक्चुअली दुनिया मेरी जेब में हो गई है। मोबाइल निकालो, गूगल ढूंढो, पूरी दुनिया आपके हाथ में। तो अब इसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ, तो देखते हैं। और मैं भी। हाँ, आप भी कर रहे हैं अभी, मतलब अब सोशल मीडिया क्रिएटिव क्रिएटर है। तो ये तो इसीलिए उम्मीद बनती है लोगों को कि भाई हम भी जो कर रहे हैं वो लोग देखेंगे। बिल्कुल। अब उसमें कौन कितना अच्छा करता है, अब देखते हैं हम दोनों को कितने लोग देखते हैं, क्या कहते हैं इस पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया आती है फिल्म उद्योग को लेकर, रंगकर्म को लेकर, और जो सिनेमा है उसको लेकर, बिहार फिल्म उद्योग को लेकर, जो एक्टर इसको देख रहे हैं, जो सिनेमा से जुड़े लोग देख रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है। हम उनका इंतजार करेंगे अभय जी। और बहुत बहुत शुभकामना, और उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। हम लोग 30 साल पहले एक बार एक सिनेमा में आमने सामने मिले थे, आज इस इंटरव्यू में आमने सामने हैं, और उम्मीद है कि ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे और मिलते रहेंगे। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।